नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीडियो पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान की बहुविकल्पी क्वेश्चंस, जो कि हमारे पवन सीरीज के होने वाले। इससे पहले कि हम लोग की क्लासेस कर चुके, ये आज हमारी क्लास नंबर 2 है। यदि आपने अभी तक भी क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 21? पिरामिड किस देश में? यूनान, रोम, मिस्र, सऊदी अरब। यानी पिरामिड का संबंध किस देश से? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा मिस्र से। ठीक है, पिरामिड किस देश में? तो मिस्र में। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से, ऋग्वेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से, हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से, हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी तो कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से सांची का स्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, कुंचल तारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 26 है मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है? यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन का, अंग्रेजी का, लैटिन का या फिर हिंदी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा लैटिन का। ठीक है, मैप्पा हमारा किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 से 0 डिग्री प्रश्न संख्या 27 से 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से, हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 से 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, हो जाएगा कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा हमारी जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में झुकी रहती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? मार्शल, पीगू, जेके मेहता, केन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा जेके मेहता। ठीक है, ये हमारे भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, हो जाएगा ये सभी। ठीक है, साहित्य भी है, स्मारक के माध्यम से भी हमें इतिहास के पता चलता है और शिलालेख के माध्यम से भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है? यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का, रिप्सन का, जोन्स का या फिर प्रो-घाटे का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, हो जाएगा प्रोफेसर घाटे का। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेप्सन को, घाटे को या फिर हेरोडोटस को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, हो जाएगा हेरोडोटस को। ठीक है,
इतिहास का जन्मदाता किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे हैं वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। वैदिक साहित्य ग्रंथ भी है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ भी है और जैन साहित्य ग्रंथ भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 से, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1.5 अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 35 है कि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है लौह युग, पाषाण युग तथा ताम्रकांस्य युग। ऑप्शन बी हमारा पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग, ताम्र एवं कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे पहले पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग आया या फिर कांस्य युग आया। ठीक है। उसके बाद लौह युग आया। प्रश्न संख्या 36 है, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3। ठीक है। मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 से, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है। चीनी यात्री शासनकाल में आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 से, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। पूरा पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया था जो निम्नवत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे जंगली पशुओं को शिकार, मछली पकड़ना, कंदमूल एवं फल, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है कि नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? भद्दे एवं गोलाकार, चपटे एवं खुरदरे, सिकुड़े एवं नोकदार, तीखे एवं चमकदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तीखे एवं चमकदार होते थे। प्रश्न संख्या 41 है, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? जस्ता, चांदी, सोना, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तांबे की। ठीक है। मानव ने सबसे पहले खोज किस धातु की थी? तो तांबे की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र एवं कांस्य युग में, लौह युग में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लौह युग में। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सुमेरिया की सभ्यता का, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। कांस्य युग में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सिंधु सभ्यता का भी विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ, सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर होने के कारण थे। क्या कारण था? जो भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही क्यों हुई? इसका क्या कारण था? तो भूमि नरम एवं उपजाऊ थी। ठीक है। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति। ठीक है। नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है। ये सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रमुख घाटी नदी घाटी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। मिस्र की भी सभ्यता थी, असीरिया की भी सभ्यता थी और चीन की भी सभ्यता। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है कि सिंधु सभ्यता कालीन यानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था 32 फीट चौड़ा तथा 28 फीट गहरा, 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा, 19 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 39 फीट चौड़ा था। ठीक है।
चौड़ाई कितनी थी? तो 39 फीट थी। और गहराई कितनी थी? तो 8 फीट थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। तो अन्नागार का क्या आकार था? तो 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। ठीक है। अन्नागार का जो आकार था कितना था? 18 मीटर क्या था? लंबा था और 7 मीटर क्या था? चौड़ा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। जुआ एवं शिकार भी था, नाचना एवं गाना और मुर्गों की लड़ाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? चीन को, मेसोपोटामिया को, मिस्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मिस्र को। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं? जिगुरात, ताबूत, टोपिया, पिरामिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पिरामिड। ठीक है। तो हमारे 50 क्वेश्चन थे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।